प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लाजरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले 9 में हमलों के किरदारों के केसेस फौजी अदालतों में चलाए जाएं, कौमी असम्बली ने करारदाद पास कर दी। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए, नवाज शरीफ से मुलाकात में बड़े फैसलों का इम्कान। हुकूमत से पीपल्स पार्टी नाराज, वजीर आजम से आर्मी चीफ की अहम मुलाकात। इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नहीं, नई बहस छिड़ गई। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची समंदरी तूफान के दहाने पर, एनडीएमए और दीगर रेस्क्यू इदारे मफलूज, साहिली इलाकों से हजारों अफराद का हंगामी इनखला, तूफानी बारिशों से बड़ी तबाही का खदशा। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर, जिम्मेदार कौन? इसके अलावा बात करेंगे नए बजट में IMF के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म होने के इम्कानात कम रह गए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान की मदद करने से गुरेजा क्यों? वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान यूसुफ साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जो एक ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, ये बताइएगा इसकी कुछ अंदरूनी खबरें हैं, इसकी कॉन्फर्मेशंस हैं, और अगर हुई है तो इसमें क्या मौज़ूआत थे जो ज़ेर बहस रहे? देखिए अभी तक तो ये खबरें चल रही हैं और कोई बाकायदा इत्तला नहीं है, ना ISPR की तरफ से ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई। लेकिन अगर जाहिर है कि अगर मुलाकात ये हुई है तो नेचुरली हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन के जो मौजूदा इस वक्त मुल्क की जो इंटरनल सिक्योरिटी है और स्पेशली 9 मई के वाकयात के बाद की जो सूरत हाल है, और आज हमने जैसे जिक्र भी किया आपने नेशनल असेंबली के अंदर जो करारदाद भी पेश की गई है कि 9 मई के वाकयात में जो भी लोग मुलविस हैं उनके मिलिट्री कोर्ट में जो मुकदमा चलाए जाएं। तो अगर ये मुलाकात हुई है तो नेचुरली आई बिलीव के ये वाले जो इश्यूज हैं ये ज़ेर बहस आए होंगे। लेकिन ये मैं आई हैव टू ऐड कि अभी तक सरकारी सतह पर किसी भी तरफ से ये तस्दीक नहीं हुई इस मुलाकात के हवाले से। जी अच्छा कमरान साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ पिटिशंस भी हैं जो ये जो फौजी अदालतों में ट्रायल्स होने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, ऐसी सूरत हाल में आपको कोई इम्कानात नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म की इंटरवेंशन करे, कोई स्टे हो जाए? देखें सुप्रीम कोर्ट करने को तो इंटरवीन कर सकती है और हमने देखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ और खास करके जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान, कई मौकों पर उनको रिलीफ दिया है और उनका ये ऑब्वियसली इख्तियार है भी, वो टेकअप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि जो डिफेंस है गवर्नमेंट का और जो आर्मी का रिगार्डिंग मिलिट्री कोर्ट्स, वो यही है कि इसकी जो प्रोविजन है ये इट इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। और इनफैक्ट जो इमरान खान के जब PTI के दौर में जो 25 ऐसे जो सिविलियंस थे जिनके ट्रायल हुए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो इसलिए आई थिंक कि अगर अब तहरीक इंसाफ की तरफ से इसको चैलेंज किया जा रहा है तो सबसे पहले तो उनके दौर में जब सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चले तो कम से कम उसके ऊपर या तो उनको माफी मांगनी चाहिए या उसके ऊपर उनको अपनी जो पोजीशन है वो वाजे करनी चाहिए। बट एज फार एज सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न्ड ऑब्वियसली दे कैन टेक इट अप, बट क्या वो करते हैं और टेक अप करेंगे तो क्या उसके हवाले से कुछ स्टे ऑर्डर जारी करेंगे, आई थिंक इट रिमेन्स टू बी सीन। अरे कमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। हमने देखा है कि आज कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब हो गए या पूरी कौमी असम्बली हो गई तो उन्होंने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक स्ट्रांग मैसेज भेजा है, उन्होंने यहाँ पे PTI को भी भेजा है, पाकिस्तान के लिए भी है। और इससे बढ़कर जो बैरून मुल्क से दबाव आ रहा था पाकिस्तान पे आ रहा था, अमेरिकन से स्पेशली आ रहा था, यूरोपियन कंट्री से इधर उधर से, कि शायद पाकिस्तान में यहाँ मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं और यहाँ पे मिलिट्री अदालतें सिविलियंस को ट्रायल करेंगी, तो समझा जा रहा था कि शायद कोई थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी और इस दबाव के नतीजे में ये जो केसेस हैं शायद मिलिट्री कोर्ट में ना सुने जाएँ। लेकिन आज वाली करारदाद से लगता है कि हुकूमत इस दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है और वो इंटरनेशनल दबाव अगर आ भी रहा है तो उसको वो ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। हाउ डू यू व्यू दैट कि इस तरह का कोई अंडरस्टैंडिंग लग रही है आपको कि हुकूमत अब इसके लिए तैयार है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी कहते रहे, हम जो हैं हम अपना ट्रायल जो है ना जिन्होंने हमले किए हैं तनसीबात पे मिलिट्री पे, हम उनके खिलाफ हम ट्रायल करेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक इसके दो पहलू हैं, डोमेस्टिक भी है इंटरनेशनल भी है। इंटरनेशनल जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनके लिए जवाब है और थोड़ा सा जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं वो भी ये कह रही हैं कि, और जो गवर्नमेंट है वो भी ये कह रही है कि थोड़ा सा तमाम जो लोग हैं जो पहले भी हम बात कर चुके हैं उनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो रहे, सिर्फ वो लोग जो बराह रास्त जिन्होंने कोर कमांडर की रिहाइशगार लाहौर पर हमला किया या GHQ पे जिन्होंने हमला किया या दूसरे जो शोहदा के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया,
तो जिन्होंने मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमला किया, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जा रहे हैं। और अभी तक के जो केसेस हैं, शायद 100 से कम शायद लोग हैं जिनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल रहे हैं। तो डेफिनेटली इसकी ये एक इंटरनेशनल भी है, लेकिन आई थिंक इसका एक डोमेस्टिक पहलू भी है। डोमेस्टिक आई बिलीव के विद इन द कोalition गवर्नमेंट देयर आर पीपल, देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज और इवन PMLN के अंदर भी शायद ऐसे लोग हैं कि वो समझते हैं कि ठीक है 9 मई के वाकयात काबिल मजम्मत हैं, लेकिन इमरान खान हो या बाकी जो सीनियर को क़यादत हो, उनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से शायद अभी इनडिसाइसिवनेस है। तो मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो दबाव में है, और या वो जो कोalition के पार्टनर्स जो शायद अभी रिलक्टेंट है सपोर्ट करने में, तो ये उस तासुर को ज़ायल करने के लिए भी हुकूमत की तरफ से ये एक करारदाद सामने आई है जो नेशनल असेंबली को ने अप्रूव किया। अरे कमरान, कोई खबरें सामने आई थी पिछले 1-2 दिनों में जिसको ना अभी कंफर्म किया गया है ना डिनाई किया गया है, ज़राए से चली हैं खबरें कि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेसिकली खान साहब के मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट ये ट्रायल के ख़िलाफ़ हैं कि वो अपने दौर में जब उनकी हुकूमत है कोई इस तरह का कोई प्रेसिडेंट नहीं छोड़ना चाहते कि कल को उन पे ये लगे कि देखें जी कि वहाँ पे माजी में भी इस तरह के जब आप जिन पे तनकीद करते रहे, जिन्ना ज़िया के दौर में भी केसेस हुए, फिर जिन्ना मुशर्रफ दौर में हुए, 71 में भी हमने देखा शेख मुजीबुर रहमान वगैरह सब कुछ हुआ। सो ये नहीं चाहते कि जब हमारी हुकूमत है नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इस तरह का ट्रायल हमारे दौर में भी है और इस तरह के एक उसका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का हो सकते हैं उनके अपोज हैं, उनके दुश्मन है, सियासी दुश्मन है, वटेवर, लेकिन वो ये प्रेसिडेंट नहीं छोड़ना चाहते। कोई आपके पास कोई है इस तरह की इतलात के ये आपने जैसे अभी कहा कि हुकूमत के अंदर भी अभी तक इंडिसाइसिवनेस है, फैसला नहीं कर पा रहे, तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन सर? देखिए इसमें 2 चीज़ें, ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। मेरा जो अपनी मालूमात है, आई थिंक विद इन द PMLN देयर इज अ डिवीजन। आई थिंक देयर आर पीपल जो करते हैं कि ठीक है इमरान खान जो भी इनके खिलाफ मुकदमात बाकी एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलाएं या बाकी चीज़ों में चलाएं, आफ्टर ऑल ही वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इस तरह से प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल चले। लेकिन दूसरी जो एलिमेंट है वो कहते हैं कि नहीं चलना चाहिए। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, ये मेरे पास आई थिंक मालूमात हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ना सिर्फ इमरान खान बल्कि जो बाकी लोगों के भी मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं उनको चलाने के वो हक में नहीं थे। एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन। अगर आप देखेंगे मौलाना फजल रहमान का भी वो स्टेटमेंट आया, वो तो हक में है कि ऐसे लोगों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने चाहिए, इमरान खान का भी ट्रायल होना चाहिए। तो जो पीपल्स पार्टी है वो चाहती है कि किसी तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि अब अगस्त तक ये गवर्नमेंट तो वैसे ही खत्म हो जानी है, तो कम अज कम ये इसको ऐसे ही चलाया जाए और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, फिर अगर चलता है तो चलता रहे, लेकिन कम अज कम उनके होते हुए और जब तक वो कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा है उनके दौर में कोई ऐसा स्टेप ना हो जिसका बाद में उनको डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल हो। बट एज मेरे पास जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है, पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि इमरान खान का मिलिट्री जो है ना वो ट्रायल हो। अच्छा, आपने भी केयर टेकर की बात की, साफ ज़ाहिर है अभी जुलाई आ रहा है, आखिरी महीना होगा, अगर आप देखें अगस्त महीने केयर टेकर हुकूमत बनानी पड़ेगी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुलाई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है फैसलों के लिए। मेरा ख्याल है, मेरी राय है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि खान साहब का फैसला होना है, साफ ज़ाहिर है आपने उनका ट्रायल कैसे करना है, मिलिट्री का करना है या सिविलियंस में करना है, एंटी टेररिस्ट में करना है। फिर नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने वापस आना है नहीं आना, फिर उनका सुप्रीम कोर्ट में जो उनको ये पटिशन की, उनको ये स्पेशल लॉ बनाया गया वो उन्होंने वहाँ पर जाना है। फिर सबसे बड़ा आपने निगरान हुकूमतें हैं, उसके लिए आपने कोई निगरान वज़ीर आज़म ढूंढना है, कैबिनेट ढूंढनी है, और इससे बढ़कर ये भी इतलात आ रही हैं कि शायद इलेक्शन जो है वो अक्टूबर की बजाय ये कोशिश की जाए जो पंजाब में जो कुछ हुआ है वहाँ निगरान हुकूमत वाला जो सेटअप है, तो इसी तरह का सेटअप यहाँ भी लाया जाए, अगस्त में लाए हैं ये निगरान हुकूमतें, और उनको भी 6 महीने साल आगे ले जाएँ फॉर वट एवर रीजन्स। कई रीज़न बनाई जा सकती हैं, इकनॉमिक हो सकते हैं, फिनंशियल हो सकती हैं, या पाकिस्तान में इस वक्त हालात ठीक नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। सो इस पे आप क्या कहते हैं? कि क्योंकि मुझे थोड़ी सी कहीं से ये भनक मिली है कि वो सोचा जा रहा है कि पंजाब वाला मॉडल जो है वो अगस्त में इधर भी ले हैं, इस्लामाबाद में भी ले हैं। देखें, कहने को तो बातें बहुत कुछ हो रही हैं, बट मुझे लगता है कि जब से 9 मई का वाकया हुआ है और इमरान खान जिस तरीके से आइसोलेट हुए हैं, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ टूटी है, लोग निकले हैं, जो मेरा इसके बारे में व्यू है, जो मुझे सिग्नलिंग है, दिस कुड बी, जो बाकी लोग कह रहे हैं कि शायद एक केयर टेकर सेटअप आ जाए, पंजाब की तरह एक्सटेंड हो, इट कुड बी द अदर वे अराउंड। मुझे लगता है कि शायद ये बात भी हो रही है कि जल्दी इलेक्शन करवा लिए जाएं एट ए टाइम कि जब इमरान खान कॉर्नर हैं, जब उनके खिलाफ बहुत से केसेस हैं, जब उनके पास उस तरह से अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर जो करंट स्ट्रेटजी है, जिस तरह इमरान खान, क्योंकि
सियासत के अंदर आपको पता है वक्त एक सा नहीं रहता, 6 महीने इज टू लॉन्ग। तो हो सकता है कि बाय दैट टाइम इमरान खान पॉलिटिकली को रिवाइव कर जाएं, चीजें इस तरीके से आज जो कंट्रोल में गवर्नमेंट के उस तरीके से ना हो। तो एक जो व्यू है विद इन द गवर्नमेंट एंड विद इन द एस्टेब्लिशमेंट के शायद दिस इज द बेस्ट टाइम कि गो फॉर इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल व्हेन इमरान खान इज एट द वीकेस्ट, व्हेन इमरान खान को बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है, और उस दौरान इलेक्शन करवा के ये जो नई जमात भी बनी है और किसी तरीके से एक हंग पार्लियामेंट आ जाए और सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ कोalition या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना के अगले 5 साल का सेटअप लेके आया जाए। आपको याद होगा कि मैं both possibilities are there। आपको याद होगा लास्ट वीक हमने इस पे गुफ्तगू भी की थी, मैंने इस पे पूरी डिटेल से बात भी की थी। मैंने कहा कि अगेन मेरी रीडिंग कहती है कि इनके लिए मुश्किल हो जाएगा अक्टूबर से आगे जाने, इनको अक्टूबर में इलेक्शन जो है इनको सूट करते हैं। अदरवाइज इतनी मार धाड़ की, इतनी पार्टियां बदलने की, जेलों में डालने की, किसी को विंग्स क्लिप करने की और नए ग्रुप्स खड़े करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने साल बाद इलेक्शन कराना है तो फिर इतनी बड़ी बदनामी लेने की क्या ज़रूरत है कि पार्टी तोड़ फोड़ करें, लोगों में शामिल करें। लेकिन मेरी इतला ये भी है जिससे कि ये सिर्फ इस तरह का सोच जो ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी के जहन में है, इसलिए उन्होंने कहा था कि जनाब इलेक्शन हमारी मर्जी से होंगे और वो जाके साउथ में सराइकी इलाकों में वो वहाँ पे इलेक्टबल को पार्टीज में मिला रहे हैं। लेकिन नवाज लीग को अगर आप देखें दूसरी साइड पे वो खामोश बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी में कोई बंदा शामिल नहीं हो रहा, या तरीन की पार्टी में जा रहे हैं या जरदारी की पार्टी में जा रहे हैं, ये चुप करके बैठे हुए हैं। कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही इनके फ्रंट पे कि ये बंदे लेने की कोशिश करें, तोड़ फोड़ करें, नॉट एट ऑल। सो एक व्यू ये है कि कहीं ना कहीं पे उसमें ये जो एस्टेब्लिशमेंट या नवाज लीग है इस बात पे कहल है कि अभी हमें जल्दी इलेक्शन नहीं कराने चाहिए, मजीद इसको आगे लेकर जाएं। और स्पेशली अगर निगरान हुकूमत आती है तो नवाज लीग को टाइम मिलता है 6 महीने साल के लिए अपनी लेगेसी जो इस वक्त है कि लोग इनसे नाराज़ हैं, महंगाई है, डॉलर है, बला बला चीज़ें हैं, वोट बैंक इनका डिक्रीज हुआ है, तो एक साल में तो लोग भूल जाते होते हैं। जैसे इमरान खान साहब के एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन जनवरी फरवरी पिछले साल कुछ और सिचुएशन थी, इमरान खान साहब अनपॉपुलर थे, आज वो टॉप पे फिर हैं। ये भी समझ रहे हैं कि साल बाद हमारे भी लोग भूल जाएंगे, निगरानों के खाते ये महंगाई पड़ जाएगी, डॉलर पड़ जाएगा। आई एम सॉरी फॉर लॉन्ग कमेंट, लेकिन आई थॉट कि आपसे थोड़ा तफसील से इस पर व्यू लिया जाए सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और एक और फैक्टर मैं ऐड करता चलूं जो आप भूल रहे हैं कि नून लीग क्यों अभी शायद थोड़ा सा वेट एंड सी वाली पॉलिसी अपनाएगी, क्योंकि आई थिंक जो मरीम नवाज भी और बाकी लोग चाहते हैं कि जो 2017-18 में हुआ था उसको आप अनडू करें, जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की हुई, जो सजाएं हुई उनको वो रिवर्स करें। तो उसके लिए नेचुरली एक टाइम फ्रेम चाहिए और PMLN यकीनी तौर पर ये चाहती है कि जो बाकी 1.5-1.25 साल जो भी उनका पॉलिटिकल कैपिटल सारा जाया हो गया, तो उनको ये लगता है कि एक नई जान डाल सकते हैं कि अगर नवाज शरीफ की रिहेबिलिटेशन हो जाए, उन पे तहयात पाबंदी खत्म हो जाए, उनके केसेस के जो फैसले हैं वो रिवर्स हो जाएं और वो दोबारा से पाकिस्तान की सियासत में अगर आए तो शायद फिर एक नए विगर के साथ वो आ सकते हैं और ये इंप्रेशन देंगे देखिए भाई ये जो पिछली गवर्नमेंट थी वो तो नवाज शरीफ की नहीं थी। तो उसके लिए उनको टाइम चाहिए और यही चीज जो जहांगीर तरीन है अगर इतनी बड़ी पार्टी बनाई है तो उनके भी तहयात इस वक्त पाबंदी है। तो जब तक अगर जहांगीर तरीन ने भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है तो उनको रिलीफ तो चाहिए, और अगर जहांगीर तरीन को रिलीफ मिलेगा तो नेचुरली उसका जो इम्पैक्ट है वो नवाज शरीफ पे होगा, या नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा तो उसका जहांगीर तरीन पे भी होगा। तो ये आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर तो आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक अगर एक फास्ट ट्रैक पे ये जो तमाम रिहेबिलिटेशन नवाज शरीफ की और जहांगीर तरीन की हो जाती है तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इलेक्शन टाइम पर हो जाए। अगर नहीं होती तो देन आई एग्री विद यू कि फिर थोड़ा सा चीजें आगे जा सकती हैं। अच्छा, दूसरा खान साहब को हम सुन रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो बार बार इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो मौजूदा आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब इनसे मिलना चाहते हैं। माजी में ये पहले ये खुफिया बातें होती थी, आरिफ अलवी साहब के ज़रिए मैसेजिंग की जाती थी, कुछ और लोगों के ज़रिए उनको पैगाम भेजे जाते थे जनरल आसिम मुनीर साहब को। अब उन्होंने खान साहब ने बाकायदा ओपनली उन्होंने कह दिया है कि जनाब कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं उनको मैसेज भेजता हूँ, वहाँ से जवाब नहीं आ रहा। वो वहाँ से जवाब क्यों नहीं दे रहे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिलना क्यों चाह रहे हैं? मतलब है एक उस सिटिंग आर्मी चीफ से ओपनली ये ख्वाहिश का इजहार करना। लोग ठीक है खुफिया मुलाकातें माजी में भी होती रही हैं, खान साहब भी करते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी एंड कंपनी, वो सारे करते रहे हैं। लेकिन ओपनली पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर वो ओपनली आके कह रहे हैं जी मैंने मुलाकात करनी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा मुलाकात का। सर इसमें आई थिंक ये तो आज भी इमरान खान ने अपनी बात पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस पर उन्होंने इंसिस्ट किया कि जब लोगों ने सवाल किया कि आप कैसे जमहूरी लीडर हैं कि आप आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करना चाहते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, असल जो ताकत है वो है ये एस्टेब्लिशमेंट के पास, इसलिए मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ। एक तो ये उनकी मेरा ख्याल में असूली तौर पर इमरान खान बेशक जितना मर्जी अपने आप को मकबूल समझते हैं
सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, ये असूली तौर पर उनको ये करना नहीं चाहिए। आई थिंक बाकी लोगों के साथ बात करनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक उनको जो सबसे बड़ा गिला है कि वो बात तो करना चाहते हैं लेकिन उनको आगे से जवाब नहीं मिल रहा। वो इसलिए जवाब नहीं मिल रहा कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ही इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बाजवा, जनरल राहील शरीफ एंड इवन जनरल कियानी, क्योंकि इनका ऑपरेट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रॉम डे वन ही एक अपने आप को लो प्रोफाइल रखने के लिए आती हैं और इन्होंने फ्रॉम डे वन ये फैसला किया था कि ये नहीं किसी से पॉलिटिशियन से जिस तरह बाकी लोग मिलते थे उस तरह से आर्मी चीफ्स मिलते थे, उनसे जो नहीं मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ी रीजन ये थी और दूसरा एक बैगेज भी है। हाँ, स्टार्ट में जरूर आई थिंक अगर आपको याद हो कि इनिशियल डेज में जब ये चेंज ऑफ कमांड हुई तो उन्होंने एक नेवल कॉलेज के अंदर आर्मी चीफ ने खिताब किया और उसमें उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक ओलिव ब्रांच इमरान खान के लिए जरूर फेंकी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुल्क को इस वक्त जिस तरह के मसाइल से दो चार है उसमें हमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको बैठकर वो इत्तेफाक राय करें, और वो इमरान खान के लिए भी मैसेज था, क्योंकि मेरी जो मालूमात हैं जब आर्मी चीफ को पैगामात भिजवाए गए तो आर्मी चीफ की तरफ से यही पैगाम आया कि ये उनका मैंडेट नहीं है। अगर आपके सियासी मामलात हैं, आप इंतखाबात चाहते हैं, बाकी मामलात हैं, तो आप बात करें जो इस वक्त मुल्क की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो इस वक्त गवर्नमेंट है, उनके साथ बात करें। और अगर आप उनके साथ कोई अग्रीमेंट हो जाता है इलेक्शन के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से, तो फौज को उस पर कोई एतराज नहीं है। और लेकिन इमरान खान साहब उसके लिए तैयार नहीं थे। और फिर दूसरी जो चीज आई थिंक जो सेटबैक हुआ कि ये बात भी तय है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ थे, जो मुल्क के अंदर जाहिर है कि एक इकोनॉमी का जो इशू है वो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी बन गया है। वो चाहते थे कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान जो है पंजाब और केपी के अंदर असेंबलियों को तहलील करें, और यही पैगाम परवेज इलाही ने इमरान खान साहब को दिया था कि आप ऐसा ना करें। अगर इमरान खान साहब उस वक्त वो बात मान लेते, आई थिंक इट कुड हैव बीन अ गुड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी। उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और उससे डिस्टेबलाइजेशन हुई, और उससे फिर जो भी अगर थोड़े बहुत इम्कानात थे कि इनडायरेक्टली कोई इनके आपस में बातचीत हो जाए, कोई मफामत की तरफ थोड़े से स्टेप चले जाएं, तो वो फिर तमाम चीजें खत्म हो गई। और अब जो मेरी मालूमात हैं, देयर इज एब्सोल्युटली 9 मई के वाकयात के बाद कोई चांस है ही नहीं कि जो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ किसी भी तरह से एंगेज करना चाहते। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या ये वजह तो नहीं है कि खान साहब बार बार वो कहते हैं जी कि मैं सिर्फ उन्हीं से बात करूंगा, जनाब मुनीर साहब से, कि माजी के उनके तजर्बे जो वो बड़े सुहाने रहे हैं, बड़े अच्छे रहे हैं। उनकी उससे जनरल शुजा पाशा साहब से ले लें DGISI, फिर बाद में जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल फैज़, जनरल बाजवा साहब, इन तमाम लोगों ने जो खान साहब को प्रमोट किया, ग्रूम किया, प्रोटेक्ट किया और उनकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें करके आए। तो खान साहब के जहन में बैठ गया है कि द पावर फ्लोज फ्राम द बैरल ऑफ द गन, नॉट फ्राम पार्लियामेंट। लिहाजा पार्लियामेंट पॉलिटिशियन को कुछ भी नहीं समझते कि पिछले जो 5-6 जनरल के साथ उनका ये तजर्बा रहा है और बहुत सारी सपोर्ट उन्हें मिली है, तो उसी पे वो स्टिक हो गए हैं कि यहीं से ही सारा कुछ, ये चश्मा यहीं से निकलेगा, यहीं से पानी निकलेगा और ये मैं पावर में वापस आऊँगा। तो उन लोगों ने, तमाम जर्नलों ने, तो खान साहब का मिजाज जैसे लाडला बच्चा होता है ना सर, तो वो बना दिया है कि यहीं से ही ये खिलौना मैंने इसी दुकान से लेना है और आगे कोई दुकान नहीं है इसके अलावा। नहीं, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि चलें पहले इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर सवार जरूर होकर आए, लेकिन हर पॉलिटिशियन पाकिस्तान में मोर और लेस ऐसे ही करता रहा। लेकिन अब अगर वो ये दावा भी करते हैं कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो तो वो 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे, तो अगर आपके साथ अवाम की सपोर्ट है तो फिर आप क्यों आर्मी चीफ की तरफ देखते हैं? इसका मतलब है कि इमरान खान को अवाम की जो सपोर्ट है उसके ऊपर अभी भी एतमाद नहीं है। वो ये समझते हैं कि जब तक, जो बिल्कुल कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ है एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं होगी, वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और यही हमारे पॉलिटिशियंस का आई थिंक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जब मुश्किल वक्त आता है तो उनको ये लगता है कि हमें फौज ही इस मुश्किल वक्त से निकाल सकती है। और इमरान खान आई थिंक इस लिहाज से अपने आप को बेशक जो मर्जी बड़ा लीडर कहते रहें, बड़े बड़े वो दावे जरूर करते हैं, बट ऑन दिस इशू आई बिलीव कि जी अगेन वो यही चाहते हैं कि माजी की तरह वो सुहाने आपने जो देखा, वो जब एक जबरदस्त टाइम था कि जब बाकी जर्नैल इनको पैम्पर करते थे, इनको सपोर्ट करते थे, तो ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की उनको दोबारा उनको सपोर्ट करे और वो इक़्तिदार में आ जाएं। लेकिन आई थिंक वो 4.25 साल का जो तजुर्बा है और जिन जर्नैलों ने उनको सपोर्ट किया वो अब कानों को हाथ लगाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बेवकूफ़ है कि एक दफ़ा फिर इमरान खान को साथ दे के या उनके साथ मफाफत करके कोई बहुत बड़ा रिस्क लेगी।
बहुत शुक्रिया कामरान आपका, थैंक ठीक यू है, वेरी बहुत मच। शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे जो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारी जो डील है और जो डेडलॉक्स हैं इस हवाले से, और फिर जो बजट आ चुका है। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे, उनसे इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ वाशिंगटन से बराह रास्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर साहब, बजट आया है, इस हवाले से बात करेंगे। एक जो बहस है IMF के साथ जो पाकिस्तान के मामलात हैं, जरा बताइएगा आपकी क्या इत्तलात हैं इस हवाले से कि ये किस डेडलॉक का शिकार है? मुआहदा है, नहीं है, होगा नहीं होगा, क्या सिचुएशन बनेगी? मुश्किल लगता है, देखिए ना अब कैसे होगा। अब तो इतने कम दिन रह गए हैं, ये जो 9th और 10th के लिए उनको चाहिए कम अज कम। पहले ये होता है कि आप कंट्री प्रपोजल भेजते हैं, उस पर IMF स्टाफ रिपोर्ट बनाता है अपनी, और रिपोर्ट बना के बोर्ड को पेश करता है, और बोर्ड को कम अज कम 10 दिन चाहिए, क्योंकि उनके कैपिटल बोर्ड जो मेंबर होते हैं वो कंट्रीज होती हैं, उनके कैपिटल को भेजनी होती है, फिर वहां से रिस्पॉन्स आता है, फिर यहाँ बोर्ड की मीटिंग होती है। तो आपका तो प्रोग्राम एक्सपायर कर रहा है 10 जून को, आज 12 तारीख हो गई, तो अब आपके दिन ही कितने हैं? क्या कब रिपोर्ट, यानी कब ये IMF स्टाफ रिपोर्ट बनाएगा, कब भेजेगा, फिर कब उनका रिस्पॉन्स आएगा, और कब मीटिंग होगी? तो ये तो मुझे नहीं लगता कि 30 जून का तो प्रोग्राम एक्सपायर कर रहा है, 30 जून तक तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि IMF की मीटिंग हो और उसके बाद आपको अप्रूव किया जाए और पैसा रिलीज कर दिया जाए। अच्छा सर, हमें एक और भी लग रहा है, मुझे आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक है सर, कि अभी जून ख़त्म हो रहा है, पिछला माली साल ख़त्म हो गया, तो वही वाली बात कि अब इनको 20-25 दिन के लिए लेने की बेल आउट पैकेज की क्या ज़रूरत है? $90 करोड़ अब लेने हैं तो कोई नया पैकेज लिया जाए जून के बाद अगले माली साल के लिए। अब IMF भी सोचेगा, ये हुकूमत भी सोचेगी, मतलब आप, मैं या कोई भी बैठा हो इसमें इन जगहों पे, कि आपने अगर आके उसमें अगस्त में निगरान हुकूमत कायम करनी है और अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, तो यहाँ या आपकी मौजूदा हुकूमत जो है हमारी, ये नया बेल आउट पैकेज क्यों लेगी IMF से? कि फिर उसमें शराइत हैं, बिजली के बिल हैं, पेट्रोल है, डॉलर है, मार्केट इकानमी है, बला बला चीज़ें हैं, महंगाई का एक और तूफान आ सकता है। तो इनको भी सूट नहीं करेगा कि ये उसको डेफर करें ना आपके? ठीक है, अगर हमने इलेक्शन कराने हैं और अक्टूबर में होने हैं, निगरान हुकूमतें आएंगी, तो वो निगरान हुकूमतों के साथ IMF नहीं डील करती होती। अक्टूबर में इलेक्शन होते तो नवंबर में नई हुकूमत आएगी, नई हुकूमत आएगी तो जाएगी इनके साथ दिसंबर में मुज़ाकरात, चलते चलाते अगला साल मार्च आ जाएगा। तो लगता है तो ये है कि IMF अगले मार्च तक तो हमें कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और हमारी इकॉनमी इज इन अ वेरी बैड शेप। तो ये तो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही वहाँ से सर। सर बात ये कि सूट बिल्कुल करती है, छूट करती तो हम कहते नहीं था, हम भी कहते रहते हो जाएगा हो जाएगा। पता नहीं 6 महीने हो गए ना आपको भी सुनते हुए, उम्मीद कि अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, और नहीं हुआ। बात ये कि अगर सूट नहीं करती कोई चीज, उसका आप ऐलान कर दे कि हाँ भाई अभी सूट नहीं करती, हम ये ट्रैक चाहिए भी नहीं, हम अगला एक मुकम्मल प्रोग्राम रीनेगोशिएट, बल्कि नेगोशिएट करेंगे, दोबारा नए तरह से शुरू करेंगे। अच्छा, उसमें भी क्या एश्योरेंस है कि वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? कि हालात तो वहीं खड़े हुए हैं, आपका जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, आपको बायलैटरल डोनर से भी कोई एश्योरेंसेस नहीं मिल रही हैं, मईशत भी नीचे जा रही है, किसी को भी नहीं लगता कि आप मुस्तकबिल करीब में रिकवर करेंगे। इन हालात में बात सारी ये है कि हमारे यहाँ आज मैं एक सवाल, जब भी कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आता है तो मैं एक सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ सर हर फाइनेंस मिनिस्टर आने वाला ये कहता है कि सब कुछ पिछली हुकूमत ने किया था और अब हमारे दौर में सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद वो नहीं होता, फिर वो जो उसके बाद में आता है वो भी यही कहता है। तो बात ये होती है कि हमारे यहाँ कभी कोई इस तरह संजीदगी से ऐसी कोई कोशिश क्यों नहीं होती कि हुकूमतें आती जाती रहेंगी, हमें अगले 20 साल 25 साल के लिए प्रोग्राम बना के इकोनॉमिक रिकवरी करनी है, कोई रिफॉर्म्स करने हैं जिससे आपका जो है जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम्स करने, यानी बेसिक प्रॉब्लम तो बहुत सादा है ना, जैसे घरों का होता है कि भाई घर की आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, जब तक आप उसका कुछ नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। भाई एक और भी है कि शायद तो कोई कोशिश नहीं होती। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक और भी रीज़न बताई जा रही है जो ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पे हुकूमत के लोग, वजीर जो है, कोई सहाफ़ियों को बुला के, बाज़ दफ़ा को 1-2 सहाफ़ी मुझे बता रहे थे जिनको बुला के ब्रीफिंग दी गई, वो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस भी हैं
कि पाकिस्तान ने जब से सिपैक शुरू किया है और वहाँ पे ये चाइना के साथ दोबारा रिवाइवल हुई है डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो अमेरिकन खुश नहीं है। लिहाजा वो खुश नहीं है तो मतलब वर्ल्ड बैंक भी खुश नहीं है, IMF भी खुश नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो तो फिर पूरी दुनिया नाराज़ है हमसे, क्योंकि वो कहते हैं ना अमेरिका का तो हर मुल्क के साथ बॉर्डर लगता है, वो किसी एक के साथ तो लगता नहीं है। सो वो ये समझते हैं कि IMF से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता वो हो गया है, डिसइंटरेस्टेड हो गया है, और चाइनीज़ भी इनको कह रहे हैं जी कि आप ज़्यादा उसमें ना रहें, कि अगर कोई कहीं पे बेल आउट की ज़रूरत पड़ी तो पहले जैसे हम करते रहे आप भी कर देंगे। सऊदीज़ और वो UAE वगैरह ने इसलिए रोक लिया कि IMF के साथ अभी बातचीत नहीं हो रही तो फिर हमारे काम आ जाएगा। सो समझते हैं कि पॉलिटिकल ये रीजंस हैं जिसकी वजह से IMF जो है उसने पाकिस्तान पे दबाव रखा है चाइना की वजह से, और वो नहीं बेल आउट पैकेज होने दे रहे। सबसे पहली बात तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है सर। इतनी इनस्टेबिलिटी में कोई भी, आप ये देखें ना, हमारे यहाँ असल में एक अजीबो गरीब कंसेप्ट खुद हमारे मीडिया ने भी बिल्ड किया है। हमारे यहाँ लगता है, हालांकि पता है लोगों को, लेकिन जो इंप्रेशन क्रिएट होता है वो ये है कि IMF जैसे कोई ऐसा अदारा है जो आपको इमदाद दे रहा होता है। नहीं, इमदाद नहीं देता IMF एक कमर्शियल अदारा, एक बैंक है, आपको पैसा देता है और उसकी नंबर 1 अश्योरेंस जो उसको ये चाहिए होती है वो ये होती है कि आप उसका पैसा वापस कर देंगे, आप उसका पैसा वापस कर देंगे। तो जब अगर आप पैसा वापस नहीं कर सकते तो फिर वो आपको उसको सोचना पड़ता है कि आपको दे या ना दे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अमेरिका का जो था ना, ये नहीं हो कि अमेरिका नेगेटिव हो गया है, अमेरिका ने आपके फेवर करना छोड़ दिया, इसलिए कि अब आपके उस तरह की क्लोजेस नहीं है अमेरिका के साथ। उस तरह देखिए ना, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात नहीं होते, मुफादात होते हैं। इस वक्त अमेरिका और आपके मुफादात कॉमन नहीं है। क्योंकि कॉमन नहीं है तो अमेरिका एक जो आपके फेवर में, आपके पलड़े में अपना वेट डालता था वो नहीं डालता, वो आपके मुखालफत में नहीं करता, वो न्यूट्रल रहता है। और चूंकि वो न्यूट्रल रहता है इसलिए आपको पैसे नहीं मिलते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब की पॉपुलैरिटी वहाँ पे USA में, वहाँ पे कांग्रेसमैन जो एक आया था वो मोमेंटम अभी कायम है? अब लेटर आना थोड़े से कम हो गए हैं सर। पहले कांग्रेसमैन के लेटर्स आ रहे थे, वो लिख रहे थे, वो पिटीशंस हो रही थी, सिग्नेचर्स हो रहे थे, तो मोमेंटम अभी बाकी है या थोड़ा सा स्लो हुआ है वहाँ से जब से हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि ये वहाँ पे शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एक्टिव हैं, ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस तरह की चीज़ों में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, कोई केसेस होना भी शुरू हो गए हैं, तो क्या वहाँ पे इस वक्त है कोई मोमेंटम को मैं पूछ रहा हूँ, वो कमज़ोर हुआ है, कम हुआ है, या वो पेस और वो पैशन अभी बाकी है वहाँ पे सर? देखिए, यहाँ 2 बड़े इवेंट होते हैं इस लिहाज से। एक तो होता है अपना, यानी पाकिस्तानी फिजिशियन जी एसोसिएशन है, उसका सालाना इजलास, वो होना है 4 जुलाई को, और उसमें यह आलम है कि उन्होंने रजा रूमी को उनके यहाँ अपना, यानी वीमेन की जो एसोसिएशन अपना के अंदर, उन्होंने रजा रूमी को एज ए गेस्ट बुलाया था। तो बाकी डॉक्टर ने इतना हंगामा किया कि उनको कैंसिल करना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं वो तो PTI के मुखालिफ है। ठीक है, तो जो PTI के फेवर में जो सेंटिमेंट्स हैं वो तो यहाँ अब भी हाई हैं। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का ये है कि रजा रूमी साहब बड़े पढ़े लिखे, बड़े वो हैं, मतलब वेल उस पर रेड हैं, किताबों के मुसन्निफ हैं, जर्नलिस्ट हैं। मैं खुद उनकी अगर तहरीरों से, उनके व्यूज़ से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मतलब डॉक्टर्स पढ़े लिखे लोग हैं। एक वहाँ मुख्तलिफ व्यू सुनने को वो क्यों तैयार नहीं? एक उनका व्यू है, एक रजा रूमी साहब को सकता है, आपका या मेरा है। इतनी टॉलरेंस क्यों है? मतलब वो तो डेमोक्रेटिक के मुल्क में रहते हैं, USA में रहते हैं, तो उनको सुनने से क्यों इनकार है? सुन लें, क्वेश्चन करें, ना एग्री करें। पाकिस्तानी उसमें बिल्कुल नहीं है टॉलरेंस। 2-3 दफा मुझे धमकियां मिल चुकी हैं। एक न्यूज ब्रीफिंग के दौरान मुझे और जो AR भाई के हैं जहांजेब साहब, उनको मारने के लिए PTI के एक वर्कर खड़े हो गए कि अगर सवाल किया, ये पूछा कि अमेरिका की साजिश थी कि नहीं थी तो मारेंगे। अच्छा, ये आपको भी थ्रेट किया सवाल यही किया था कि AR भाई को भी? जी, हमने सिर्फ यही सवाल किया था कि डोनाल्ड डू वाली बात अब भी करते हैं इस गिल साहब से, तो वो साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा बाहर आ, देखता हूँ तुझे, तू यहाँ से कैसे बच के जाएगा। तो वो $3 के तो ये लेवल है जनाब। हालांकि गिल साहब जो खुद ना, गिल साहब ने बात की, गिल साहब खुद तो बड़े यहाँ पे टफ क्वेश्चंस लेते रहे हैं, वो किसी को इस तरह तो थ्रेट तो हाँ, लेकिन उनके जो वर्कर्स तो है वो तो जज्बाती है ना। अच्छा, वर्कर की बात, गिल साहब नहीं, वो मुस्कुरा के किसी ने क्राउड में। ओके, अच्छा, एक सवाल में जो है वो भी मुस्कुरा के वो कहते नहीं अच्छी बात नहीं है, मत करो। जैसे नहीं कहते हमने पहलवान के पीठ पे थपकी देते हैं, खैर है को नहीं, उस तरह का उनका एटीट्यूड था। तो आपने वहां पे कोई कंप्लेन नहीं होती? उसके बाद आप कह रहे थे सेनेट की, तो उसकी कांग्रेस की, तो सेनेट में अब वो कोशिश कर रहे हैं कि सेनेट से लेटर लिखवाया जाए
10-12 सिग्नेचर कैंसिल जमा कर लिए हैं और मेरा ख्याल है अनकरीब सेनेट से लिखवा रहे हैं। और उसके बाद एक यहाँ वॉशिंगटन डीसी में एक वो कन्वेंशन कर रहे हैं जिसमें जो एक डे ऑफ ऑन द हिल होता है उस पर मुख्तलिफ लॉ मेकर्स को बुला के तकरीर करेंगे। और तीसरी कोशिश ये होगी कि कांग्रेस के अंदर रेजोल्यूशन मूव किया जाए। आपने अपना की बात की तो मुझे ना पिछले 3-4 सालों में कई दफ़ा ना मुझे इनविटेशन आई वहाँ से अमेरिका से, डॉक्टर्स की मेहरबानी, वेरी काइंड ऑफ देम। तो मैंने यही बात की थी मैं कि आप लोगों में टॉलरेंस कम है, मतलब हम जर्नलिस्ट हैं, हम तो सबकी बात करते होते हैं। आप कहते हैं सिर्फ हमारी बात करें, जो हमारा लीडर है उसको प्रमोट करें, उसी को अच्छा समझें, बाकियों पे आप ब्लास्ट करें। तो मैं कि मेरे या कोई भी जर्नलिस्ट होगा, आप हों, रज़ा रोमी साहब, कोई भी होगा, वो सारी चीज़ें। सो 4 दफ़ा मैंने खुद माजरत की है कि जी मैं आई एम सॉरी कि आपके फंक्शंस हो रहे हैं, आप लोगों में टॉलरेंस लेवल नहीं है। मैं कि वहाँ से जो वाक़यात आता है आप तो लड़ना शुरू हो जाकर आप ठीक है, वहाँ से लड़ना शुरू कर देते हैं। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी काइंड सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जी हमारे साथ अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से बराह रास्त मौजूद थे और आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मामलात और बजट के हवाले से बात कर रहे थे। क्लास साहब, वैसे आज एक सवाल मैं बड़ा ज़रूरी आपसे करना चाहती थी, बट इन द मिडल ऑफ द होल डिस्कशन मुझे मौका नहीं मिला। आपकी एक राय है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन होंगे, इस बजट को देख के क्या लगता है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे? बजट तो बड़ा फ्रेंडली अपने थे, सबसे बड़ा जो उन्होंने मेन चीज़ की है तो वो तो उन्होंने जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमीन की, मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी सरकारी मुलाजमीन की 35% या 30% बढ़ेगी हूँ। सो सरकारी मुलाजमीन तो पेंशन भी मेरा 17-18% पहली दफ़ा बढ़ेगी, पहले 5-6% बढ़ती थी। सो ये जो स्टेप्स हैं उनके लग रहे हैं कि वो चाहते हैं कि लोगों को दिया जाए। फिर ऊपर से रूस का तेल भी आ गया कुछ। अब इनके जो 2 बड़े बिग चैलेंजेस हैं, आई एम जस्ट वंडरिंग अगले 1-2 महीने में कैसे कवर कर सकते हैं। IMF नहीं, IMF से मेरा ख्याल हाथ धो चुके हैं, वो कोई भी हुकूमत इस वक्त IMF का, अगर आप इलेक्शन में जा रहे हैं ना तो आपने IMF नहीं लेना। आपके 2 ही मसले